Hello friends, welcome to the King's Academy. I am your biology tutor and today we will study cytology. तो हम साइटोलॉजी पढ़ रहे थे, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को कंप्लीट किया. नाउ दिस इज़ अ थर्ड पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे सेल साइकिल. तो एक्चुअली सेल साइकिल होती क्या है? सेल के अंदर एक पर्टिकुलरली साइकिल परफॉर्म करती है जिसकी वजह से जो इसमें जेनेटिक मटीरियल है या फिर जो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं. जेनेटिक मटीरियल अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अपने आप को सिंथेसाइज करेंगे और उसके बाद जो ये पेरेंट सेल है वो क्या करेगा, वो डिवाइड कर जाता है किसमें, दो डॉटर सेल्स में. और ये जो जेनेटिक मटेरियल और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं और जो साइटोप्लाज्म है ये इसमें क्या कर जाएगा, इक्वली ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये पेरेंट सेल जो है दो डॉटर सेल्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये जो सेल साइकिल की प्रोसेस है ये किस ऑर्गेनिज्म में होती है? ये होती है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में. प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस नहीं होती है. प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस क्यों नहीं होती? क्योंकि एक तो वो सिंपल सेल्स होते हैं, दूसरी चीज़ कि उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है. इसलिए ये जो प्रोसेस है सेल साइकिल की ये होगी किसमें, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होती है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती है. अब ये जो सेल साइकिल की प्रोसेस है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों ज़रूरी है कि सेल के अंदर जो है ये साइकिल परफॉर्म हो और उससे जो है दो पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर ले. ऐसा क्यों नहीं होता कि जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में है उसमें पर्टिकुलरली जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ये न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है और उसके बाद नॉर्मली क्या हो जाता है, दूसरा डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलरली एक प्रोसेस फॉलो होता है सेल साइकिल में जिसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स आते हैं. जैसे कि इंटरफेज आएगा आपका, इंटरफेज के अंदर G1 फेज़ होता है, फिर सिंथेसिस फेज़ होता है, फिर गैप 2 फेज़ होता है यानी कि G2 फेज़ होता है. उसके बाद माइटोसिस की प्रोसेस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी, फिर ये पूरी साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होती है. लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, नॉर्मली एक डिवीजन होता है न्यूक्लियस का और उसके बाद एक न्यूक्लियस एक डॉटर सेल्स में चला जाएगा, एक न्यूक्लियस दूसरे डॉटर सेल्स में चला जाएगा. ये नॉर्मल जैसे बाइंडरी फिजन होता है उस तरीके की प्रोसेस होती है इसमें. बट जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होगा, उसमें हर एक चीज़ का डिवीजन होगा या हर एक चीज़ सिंथेसाइज होगी और उसके बाद वो इक्वली दोनों डॉटर सेल्स में क्या हो जाती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं. इन्हीं पूरी साइकिल को इंटरफेज के अंदर जो तीन फेजेस आते हैं आपके, गैप 1, गैप 2 और सिंथेसिस फेज. फिर माइटोसिस की प्रोसेस होती है जिसमें ये सारी चीज़ें डिवाइड करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं. फिर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है. तो ये सारे जो सीरीज ऑफ इवेंट है ये एक सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं और ये कंप्लीट करके हम इनको क्या बोलते हैं, सेल साइकिल. सेल साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर हो रही है ये सारी चीज़ें. किसके अंदर हो रही है, सेल के अंदर हो रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सेल साइकिल. अब ये सेल साइकिल इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हमारी बॉडी को ग्रोथ लेनी है या हमारी बॉडी में कहीं इंजरी हो गई, चोट लग गई और क्या करना है, उसको हील करना है, तो जब तक के लिए सेल डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि कहीं सपोज चोट लग गई हमारी बॉडी में तो सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया में हमें हीलिंग दिखती है. लेकिन वो कब होती है, वो डिवीजन की प्रोसेस क्या है, वो ऐसी ही है क्या कि न्यूक्लियस डिवाइड किया और दो सेल्स बन गए और नॉर्मली हमने हील करना शुरू कर दिया? नहीं, वो ऐसे नहीं होता. वो इस तरीके की पूरी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा हर एक जो जेनेटिक मटीरियल, चाहे DNA है, यूकैरियोट्स में DNA है या फिर RNA है, ह्यूमंस की बात नहीं है, किसी भी यूकैरियोट्स में तो कोई भी आपका जेनेटिक मटेरियल है, DNA RNA, वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा या डुप्लीकेट करेगा. उसके बाद जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके सिंथेसाइज होंगे, साइटोप्लाज्म आपका डिवाइड होगा और उसके बाद क्या करेंगे, वो सेल के अंदर आपका एक पेरेंट सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड कर जाएगा और उसके बाद जो वो दो डॉटर सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो फर्दर फिर से यही सेम प्रोसेस को ये दोनों भी परफॉर्म करेंगे. तो एक डॉटर सेल फिर से दो डॉटर सेल्स में बन जाएगा, फिर ये वाला भी दो डॉटर सेल्स में क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा. फिर ये जो दो डॉटर सेल्स बनाएंगे अपने अपने डॉटर सेल्स को बनाएंगे और इस हिसाब से हमारी सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है या सेल अपने आप को डिवाइड करता है, सेल अपने आप को डुप्लीकेट करता है. यही प्रोसेसेस होती हैं बॉडी के अंदर और ये प्रोसेसेस भी डिफरेंट टाइप की होती हैं. कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जैसे यूकैरियोट्स में तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होंगी, बट प्रोकैरियोट्स में क्या होती है, थोड़ी सिंपल प्रोसेसेस होती हैं. तो हमारी बॉडी में कहीं चोट लग गई है, इंजरी है, तो इस तरीके से सेल डिवाइड करता है. या हमारी जब हम ग्रोथ एज में होते हैं तो क्या होता है, ग्रोथ एज में क्या, हम किसी भी एज में हमारी इस बॉडी में अगर सेल का फॉर्मेशन होना है, सेल की सिंथेसिस होनी है, तो ऐसी ही प्रोसेस को वो
फॉलो करते हैं। और इस तरीके से हमारी बॉडी में, क्योंकि हर एक सेल, कोई भी आप बॉडी का कोई भी सेल ले लेंगे, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा, उसमें जो साइटोप्लाज्म होगा, उसमें जो आपका मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होगा, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि जब ये प्रोसेस हो रही होती है सेल साइकिल की, जब डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स के अंदर, पेरेंट सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो अपने आप को पहले रेप्लिकेट करेंगी या सिंथेसाइज करेंगी, ताकि जो हमारा डॉटर सेल बन रहा है वो सेम कैसा बने, पेरेंट सेल की तरह। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एक सेल लिया, उसमें हमारे पास 2n न्यूक्लियस था, राइट। हमारे पास 2n न्यूक्लियस था। अब इसको 2 डॉटर सेल्स में क्या करना है, अब फॉर्म होना है। अब ये क्या करेगा, ये अपने आप को पहले डुप्लीकेट करेगा। इस 2n का वो क्या बना लेगा, 4n। और 4n भी किस फॉर्म में बनाएगा, 4n बनाएगा वो 2n प्लस 2n के फॉर्म में। जब वो 2n प्लस 2n के फॉर्म में 4n बनाएगा, तो एक जो 2n है इसका है वो इस डॉटर सेल में चला जाएगा और दूसरा 2n इस डॉटर सेल में चला जाएगा। और फिर हमें क्या दिखेगा कि ये जो डॉटर सेल जिसमें 2n गया है, ये किससे सिमिलर है, पेरेंट सेल से। यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। क्योंकि अगर हमारे सेल्स के अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए हर एक डिवीजन के साथ, तो क्या हो जाएगा, फिर हम कह सकते हैं कि म्यूटेशन की प्रोसेस हो जाएगी। क्योंकि अगर बॉडी में कोई भी चेंजेस आते हैं, सेल्स के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं, तो वो हमारी बॉडी पे या हमारे किसी भी साइकिल पे सीधा इफेक्ट करेगी। इसलिए सेल एज इट इज़ जो डुप्लीकेट होता है या डिवाइड होता है, वो एज इट इज़ पेरेंट सेल्स की तरह ही बनता है, ताकि हमारी बॉडी में कोई भी जो है चेंजेस ना आए। जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा है उस तरीके से प्रोसेस चले। इफ़ इन द केस अगर हमारे डिवीजन की प्रोसेस में या इस सेल साइकिल की प्रोसेस में कहीं कुछ गड़बड़ आती है और इन द केस जो डॉटर सेल है वो पेरेंट सेल की तरह नहीं फॉर्म होता, तो हम उसको क्या कह देते हैं, किसी भी वजह से, चाहे म्यूटेशन हो गया हो बॉडी में, या फिर सेल जो है बॉडी में उसके डिवीजन की प्रोसेस की ड्यूरेशन में कुछ दिक्कत आई। और ये जो दिक्कतें आती हैं वो भी कब आएंगी, जब आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे। यानी कि कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर चेंजेस हो। किसी भी वजह से अगर कोई भी चेंजेस आया बॉडी के सेल के अंदर, सेल डिवीजन के टाइम पर, तो वो सीधा इफेक्ट करेगी आपकी बॉडी पे। और बॉडी में फिर वो चेंजेस अगर आपको दिखने लगेंगे, उसको हम सिंपल टर्म्स में क्या बोलते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। हमारी बॉडी में जिस तरीके से पेरेंट सेल फॉर्म हो रहे थे उस तरीके से हमारी डॉटर सेल्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमारी बॉडी में जो चीज़ें पहले नॉर्मल साइकिल चल रही थी, अब वो साइकिल कैसे चलने लगेगी, एब नॉर्मल चलने लगेगी। इसलिए जो सेल साइकिल की प्रोसेस होती है उसमें जो पेरेंट सेल होता है वो सेम तरीके का डॉटर सेल बनाता है, ताकि हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का चेंजेस ना आए। जिस तरीके से बॉडी चल रही है, जिस तरीके से प्रोसेसेस चल रही हैं, एकदम सिंपल उस तरीके से प्रोसेस चले। इसलिए जो डिवीजन की प्रोसेस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेल साइकिल की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि पेरेंट सेल की तरह ही हमारे डॉटर सेल्स का क्या हो, फॉर्मेशन हो। ऑलराइट, तो ये जो पूरी साइकिल एक सेल के अंदर हो रही है, एक बड़ी सी प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसलिए ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है। क्यों? एक तो उनकी बॉडी क्या होती है, सिंपल बॉडी होती है, यूनिसेलुलर होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता। जब मैंने अभी पिछली बार मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बताया था, तो प्रोकैरियोट्स में वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। इसी वजह से उनमें जो है इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस नहीं चल पाती हैं। और ये जो सेल साइकिल की प्रोसेस है, ये सिर्फ किस में होगी, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होगी, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती है। उनमें जो सेल डिवाइड करता है वो सिंपल डिवाइड करता है। उसमें क्या कर जाएगा, केवल ये जो न्यूक्लियस है 2n का, वो अपने आप को 2n प्लस 2n बना लेगा, 4n बना लेगा, और इसके बाद डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल ने भी रेप्लिकेट करना है, उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी अपने आप को बनाएगा, साइटोप्लाज्म भी अपने आप को सिंथेसाइज करेगा, और इस तरीके से जो ये प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो सेल साइकिल की प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, इसलिए वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में नहीं होगी, वो किस में होगी, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। और दूसरी चीज़, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के भी रोल होते हैं, जो कि हमारे प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। इसलिए वहाँ पर एक नॉर्मल डिवीजन की साइकिल चलती है, जिसमें न्यूक्लियस सेल अपने आप को डिवाइड करता है और सेल क्या डिफरेंट सेल्स बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, तो उसमें क्या होगा, एक ही सेल की ज़रूरत है, उसमें सेल डिवाइड ही नहीं करनी है। हाँ, ये होता है
कि अगर कोई पोर्शन उस सेल का रप्चर हो गया तो वो हील ज़रूर हो जाता है। यूनिसेलुलर है इसलिए सेल डिवाइड नहीं करता। कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं वो उतना वास्ट नहीं जाएगा यहाँ पर, लेकिन वो एक आध होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, बाकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए उनको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जब एक ऑर्गेनिज्म दो डॉटर ऑर्गेनिज्म यानी कि अगर पेरेंट सेल को अपने आप को डिवाइड करना है यानी कि बाइंड्री फिजन करना है तभी ये प्रोसेस होगी, अदरवाइज ऐसे कोई प्रोसेस उसमें नहीं होती है क्योंकि वो सिंगल सेल होता है, राइट। यूकैरियोटिक्स में क्यों ये साइकिल इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनको सेल्स बनाने होते हैं। जब तक सेल्स, और हमने ये पढ़ा था पिछली बार भी, जब हम अभी वास्टली हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी को भी इसके बाद वाली वीडियो में, तो उसमें हम देखेंगे कि जो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? दूसरे सेल्स की सिंथेसिस के लिए। यानी कि जो पहले से एक सेल मौजूद है वही डिवाइड करता जाता है, वो करेगा डिवाइड, फिर डॉटर सेल्स बनाएगा, फिर ये जो डॉटर सेल्स हमारी बन गई ये डिवाइड करेंगे, फिर वो अपनी डॉटर सेल्स बनाएंगे। यानी कि एक प्री एग्जिस्टिंग सेल्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? आगे के सेल डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी सेल साइकिल के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में उनमें क्या होगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है एक, तो इसलिए उनको डिफरेंट सेल्स की सिंथेसिस करनी ही पड़ेगी, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर है इसलिए उनको करनी नहीं पड़ेगी। हाँ, वो बाइंड्री फिजन ज़रूर करते हैं। पेरेंट सेल एक जो है वो डिवाइड कर जाएगा दो डॉटर सेल्स में, और फिर वो यूनिसेलुलर इंडिपेंडेंटली अपना काम करेंगे। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, क्योंकि उनको डिफरेंट सेल्स बनाने होते हैं, और मैंने ये एक चीज़ और बताई थी जब स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो था कि एक सेल जो है वो जब ग्रुप बना लेते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? टिश्यू का। जब टिश्यूज़ का ग्रुप बन जाता है तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन का। और जब ऑर्गन्स का ग्रुप बन जाता है तब वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन सिस्टम का, राइट। तो सेल्स का ग्रुप बना तो टिश्यू बने, टिश्यूज़ का बना तो ऑर्गन बने, ऑर्गन का बना तो ऑर्गन सिस्टम बने। और जो हमारी बॉडी है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम लोग। जब तक ये सेल डिवाइड करके टिश्यू नहीं बनाएगा, टिश्यू ग्रुप फॉर्म करके ऑर्गन नहीं बनाएंगे, ऑर्गन ग्रुप फॉर्म करके ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाएगा, तब तक हमारी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। इसलिए सेल की ग्रोथ, सेल का डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमारी बॉडी में जो सेल साइकिल की प्रोसेस है वो भी क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सेल साइकिल एक्चुअली होती क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? सेल साइकिल रिफर्स टू सीरीज ऑफ इवेंट। सेल साइकिल होता क्या है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन द सेल रिजल्टिंग इन द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी कि ये एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है। सीरीज ऑफ इवेंट का मतलब क्या है कि आपका जो है जीनोम का डुप्लीकेशन होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की सिंथेसिस होगी, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ये सब एक सीरीज में होता है। या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट इन द सेंस कि पहले इंटरफेज की प्रोसेस होगी जिसमें G1 H फेज और G2 फेज आएगा। इसके बाद आपकी माइटोसिस की प्रोसेस होगी जिसमें 4 फेजेस आते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज। उसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी और उसके बाद हमारा क्या होगा? सेल डिवीजन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तो ये या तो सीरीज ऑफ इवेंट इस तरीके से समझ लीजिए, या फिर सीरीज ऑफ इवेंट इस तरीके से समझ लीजिए नॉर्मल सिंपल टर्म्स में, कि पहले जीनोम का क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा, इसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की सिंथेसिस होगी, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ये एक सीरीज फॉलो करता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी रैंडम डिवीजन हो जाए कि पहले हमने साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर लिया, इसके बाद हमने जीनोम का डुप्लीकेशन कर दिया। ऐसा नहीं होता, एक सीरीज फॉलो करता है, पर्टिकुलर सीरीज फॉलो करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिफर्स टू द सीरीज ऑफ इवेंट। एक सीरीज ऑफ इवेंट होती है दैट टेक प्लेस इन अ सेल। सेल साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल के अंदर ये जितनी भी पूरी प्रोसेस है ये पूरी सेल के अंदर हो रही होती है, बाहर नहीं होती है, अंदर होती है सेल के। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? सेल साइकिल, यानी कि सेल के अंदर हो रही है। तो दैट टेक प्लेस इन अ सेल रिजल्टिंग इन किसमें? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का, और क्या होंगी? 2 डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन होगा। तो ये पर्टिकुलरली प्रॉपर डिफिनीशन है किसकी? सेल साइकिल की, कि दिस इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन अ सेल रिजल्टिंग इन द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स टू प्रोड्यूस द 2 डॉटर सेल्स।
राइट। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए सेल साइकिल की डेफिनेशन। अब इसके बाद सेल साइकिल में जो पहला फेज़ आता है, यानी कि जो हम पहली चीज़ पढ़ेंगे सेल साइकिल में, वो क्या आएगी? इंटरफेस, राइट। तो ये एक आउटर नोट है कि एक्चुअली हमें सेल साइकिल में पढ़ने कौन कौन से फेजेस हैं। तो हमें पढ़ना है G1 फेज़। G1 फेज़ को हम क्या बोलते हैं? गैप फेज़ भी बोलते हैं, गैप 1। और G2 को हम क्या बोलते हैं? गैप 2। S को हम क्या बोलेंगे? सिंथेसिस फेज़, राइट। तो G1 फेज़ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारी सेल ग्रोथ होती है, सेल अपने आप को ग्रो करता है, जिसको हम गैप 1 फेज़ भी बोलते हैं। S फेज़ होता है हमारा सिंथेसिस फेज़, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज़ जो होता है वो गैप 2 फेज़ जो होता है वो G2 फेज़ होता है, जिसमें हमें आपकी जितनी भी प्रोटीन्स हैं या फिर जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका हम यूटिलाइजेशन करके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं। इसके बाद आपकी क्या आती है? माइटोसिस की प्रोसेस आती है। माइटोसिस की प्रोसेस में क्या होगा? 4 फेजेस को ये फॉलो करेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इन चारों फेजेस को फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन की भी, इस प्रोसेस को सेल डिवीजन प्रोसेस भी बोलते हैं या माइटोसिस की प्रोसेस भी बोलते हैं। इसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस आएगी। फिर एक बहुत छोटा सा फेज होता है G0 फेज। G0 फेज क्या होता है? इस टाइम सेल्स में कोई भी प्रोसेस नहीं होती है, सेल में कोई भी प्रोसेस नहीं होती है G0 फेज में। तो G1 फेज में क्या होगा? सेल ग्रोथ होगा। S फेज में सिंथेसिस होती है। G2 फेज में जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका यूटिलाइजेशन होकर के आपका मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेल्स की सिंथेसिस होगी। उसके बाद माइटोसिस होगी। माइटोसिस में ये 4 फेजेस आते हैं। इन 4 फेजेस में डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं? प्रोसेसेस होती हैं। एक कुछ फेज में कुछ प्रोसेस होती है, दूसरे फेज में दूसरी। इसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस आती है। फिर थोड़ा सा एक फेज आता है जिसमें कोई भी प्रोसेस नहीं होती है। ये जो G1 से लेकर के G2 की प्रोसेस है, यहाँ से लेकर के G2 तक की, ये पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेज की प्रोसेस। तो G1 से लेकर के जो G2 तक की प्रोसेस है, जिसमें G1, S और G2 तीनों चीज़ आती हैं, उसको हम इंटरफेज बोलते हैं। बाकी फिर माइटोसिस में 4 प्रोसेस आ जाती हैं। और इस तरीके से ये एक जिस्ट है कि हमें एक्चुअली सेल साइकिल में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। G1 फेज में क्या आएगा, S फेज में क्या आएगा, G2 फेज में क्या आएगा, माइटोसिस में क्या आएगा, ये सारी चीज़ें हम अभी ब्रीफली पढ़ेंगे, राइट। तो पहली प्रोसेस जो हम इसमें पढ़ेंगे वो कौन सी होगी? इंटरफेस की प्रोसेस। तो इंटरफेस की जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज, राइट। इंटरफेस की प्रोसेस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज की प्रोसेस होती है। रेस्टिंग फेज की प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है? जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर। तो इंटरफेस को हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज क्यों होता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाँ, इसको हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं क्योंकि इस टाइम सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। सेल डिवीजन एक्चुअली हो नहीं रहा होता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है। और किस तरीके से प्रिपेयर करता है? सेल की ग्रोथ करके और डीएनए का रेप्लिकेशन करके। लेकिन डिवीजन नहीं हो रहा होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज है। वर्किंग फेज नहीं है, रेस्टिंग फेज है, क्योंकि अभी सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, राइट। तो इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं। ये वो टाइम होता है जब सेल अपने आप को किसके लिए प्रिपेयर कर रहा होता है? सेल डिवीजन के लिए। और किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा होता है? सेल ग्रोथ करके, डीएनए का रेप्लिकेशन करके। और ये जो प्रोसेस है इंटरफेस की प्रोसेस, ये 95% टाइम जो है वो इस पूरी साइकिल का कवर करती है। 95% टाइम जो पूरी साइकिल का है वो सिर्फ कौन कवर करता है? इंटरफेस कवर करता है ये पूरी ओवरऑल साइकिल का। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले भी मैंने बताया, गैप 1 फेज, S फेज और गैप 2 फेज। गैप 1 G1 फेज का मतलब होता है गैप 1 फेज, और S फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, एंड G2 फेज का मतलब क्या होता है? गैप 2 फेज। अब गैप 1 फेज में मैंने बताया था कि सेल की ग्रोथ होती है। अब देखते हैं गैप 1 फेज को ओवरऑल हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम गैप 1 फेज पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हम पढ़ते हैं G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है? G1 कौन सा फेज होता है? G1 इज़ अ फेज बिटवीन माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस और जब सेल डिवीजन का क्या रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होने वाला होता है, उसके बीच का जो फेज़ है उसको हम क्या बोलते हैं? G1 फेज। G1 फेज कौन सा फेज था? ये G1 फेज था आपका,
राइट। और एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है। और माइटोसिस, ये जो माइटोसिस का फेज था जिसमें ये 4 साइकिल थी, तो ये तो गैप फेज हो गया आपका G0 जिसमें कोई प्रोसेस ही नहीं हो रही है, ये साइटोकाइनेसिस है। तो ये कौन सा फेज है, G1 फेज, ये आपका माइटोसिस वाली प्रोसेस और जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकेशन की प्रोसेस का जो बीच का फेज है वो कौन सा फेज होता है, G1 फेज होता है, राइट। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि इट इज़ अ फेज बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। इन दिस फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, क्योंकि इसको सेल ग्रोथ करनी है एंड कंटिन्यूज टू ग्रो विदाउट रेप्लिकेटिंग इस डीएनए। अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता है लेकिन सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा और ग्रो करेगा। तो ये फेज जो होता है वो माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बीच का फेज होता है G1 फेज। माइटोसिस और G2 फेज के सिंथेसिस फेज के बीच का फेज है मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, क्योंकि इसको सेल ग्रोथ करनी है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर नहीं होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज में। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा उसमें क्या होते हैं, अगर सपोज 2n नंबर ऑफ न्यूक्लियस है तो वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा 4n में, और 4n में ऐसे नहीं कन्वर्ट करेगा, 2n + 2n की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर इसमें 2n है तो ये अपने आप को 4n में कन्वर्ट करता है 2n + 2n की फॉर्म में, जिसमें जब ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा तो एक में ये वाला 2n चला जाएगा, एक में ये वाला 2n चला जाएगा, ताकि जो है पेरेंट सेल से ये एकदम सिमिलर रहे इसका न्यूक्लियस का नंबर, राइट। तो न्यूक्लियस अगर 2n है तो अपने आप को 4n में डिवाइड करेगा 2n + 2n के फॉर्म में। क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, न्यूक्लियस बस अपने आप को क्या करेगा, डुप्लीकेट कर लेगा, ताकि वो अच्छे से जब सेल का डिवीजन हो तो प्रॉपर 2n + 2n वाला जो न्यूक्लियस है वो 2n एक डॉटर सेल में चला जाए और 2n एक डॉटर सेल्स में चला जाए, जिसकी वजह से वो पेरेंट सेल से सिमिलर इसका न्यूक्लियस हो। यहाँ पे क्रोमोसोम्स का डिवीजन नहीं होगा। G2 फेज में क्या होता है, RNA है, चाहे प्रोटीन हो, या जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं वो सारी चीज़ें कब यूज़ होती हैं, G2 फेज में। स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, सेल की ग्रोथ होती है और सेल अपने आप को माइटोटिक का मतलब है माइटोसिस की जो फेज़ होती है, जो माइटोसिस की साइकिल हम पढ़ रहे हैं उसमें जाने के लिए, क्योंकि G2 के फेज़ के बाद तो माइटोसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है ना। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये G1 फेज़ हो गया, ये S फेज़ हो गया, ये G2 फेज़ हो गया। अब इसी के बाद तो माइटोसिस की प्रोसेस है, M फेज़ की साइकिल है। तो ये अपने आप को यहाँ पर सेल क्या करता है, प्रिपेयर करता है माइटोसिस फेज़ में या माइटोटिक फेज़ में जाने के लिए। दोनों माइटोसिस भी कह सकते हैं, माइटोटिक भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है, राइट। तो ये 3 प्रोसेसेस किस में आती हैं, ये 3 प्रोसेसेस G1, S एंड G2 ये आती है इंटरफेज की प्रोसेस में। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माइटोसिस की वो जो 4 प्रोसेस होती हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड टीलोफेज, राइट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।